आज फिर आप लोगों के समक्ष फिजिक्स पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हूँ और हम पढ़ा रहे हैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स का सेकेंड सब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम लोग जो है थर्ड एपिसोड के अंतर्गत पढ़ाई करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाले थे और वो मिड पॉइंट्स पर निकाले थे। आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल निकालेंगे। कहां पर? फर्स्ट केस आप कर लिए थे। फर्स्ट केस में क्या किए थे आप कि मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे। आज कौन सा केस कर रहे हैं आप? केस सेकंड कर रहे हैं। और केस फर्स्ट क्या था? केस फर्स्ट में था एट मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, एट मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अभी हम करने जा रहे हैं कहां पर? एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल। तो सबसे पहले बच्चों ये देखो कि एक्सियल पोजीशन किसको कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैसे बनता है? जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से काफी नजदीक स्थित रहते हैं। आपने यह भी देखा है कि हम लोगों ने डाइपोल को लेंथ को कैसे से सिंबलाइज करते हैं? 2a से। यानी लेंथ ऑफ द डाइपोल को क्या लिखते हैं? 2a। इसलिए इसका हाफ लेंथ कितना हो जाएगा? a और ये है इसका सेंटर पॉइंट। और दोनों चार्ज के मिलाने वाले लाइन के पर स्थित एक ये पॉइंट है P। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ये पॉइंट कहां है? एक्सियल पोजीशन पर। एक्सिस में क्या हुआ? द लाइन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो P इज ए पॉइंट कहां है? दोनों चार्ज के मिलाने वाले लाइन पर स्थित है। और कितनी दूरी पर है? तो ये सेंटर से हमने माना कि डिस्टेंस r है। इसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कारण होगा ये पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल और उस नेगेटिव चार्ज के कारण भी निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन क्या लीजिएगा। तो आप देखिए, आप ये पॉजिटिव चार्ज है और आपने रिपीटेडली सुना है कि जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है हम वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। तो यहाँ कितना चार्ज दिमाग में ले लीजिए? +1। ये भी कैसा है? पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? इस डायरेक्शन में लाएगा तो ये तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में नहीं होगा, क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो आप यहाँ पर रखिए फैक्टर का 10 और देखिए कि ये डायरेक्शन ले ना कि ये डायरेक्शन होगा ना कि ये डायरेक्शन। तो अगर ये डायरेक्शन कब लेंगे? जब रिफ्लेक्शन हो। लेकिन ये +1 यूनिट है और ये भी पॉजिटिव है तो ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा नहीं। तो फिर फोर्स किधर लगा? इस डायरेक्शन में लगा। ये फोर्स को आप क्या लिखिएगा? ये फोर्स किस पर लगने वाला है? +1 यूनिट पर। और इस फोर्स को आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ तो ये जो डायरेक्शन हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण हुआ? पॉजिटिव चार्ज Q के कारण। कैसे इसको सिंबलाइज करें? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P किसके कारण? ड्यू टू द चार्ज एट पॉइंट्स P। ओके। और इसको हमेशा हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे दिमाग में यह होना चाहिए कि जहां पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है वहां +1 यूनिट चार्ज देंगे। अब देखिए आप फिर यहाँ पे इंटेंसिटी किसके कारण करेंगे? इस -q कूलम चार्ज के कारण। ये नेगेटिव है, ये +1 को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट किया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण है? -q के कारण। इसको हम किससे सिंबलाइज करें? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। क्या पढ़िएगा इसको? P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? जो चार्ज A पर स्थित है। अब आप देखिए यहां पर ये विचार कीजिए कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये Q चार्ज के कारण ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा कि -q के कारण? आप जैसे विचार कर रहे हैं देख रहे हैं कि +q ज्यादा नजदीक है और -q क्या है? इस पॉइंट से ज्यादा दूर है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला भी आप रिकॉल कीजिए। क्या है फार्मूला कि E इक्वल टू कितना होता है 1/4πε0 Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। तो R के साथ इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है, ये स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसकी दूरी ज्यादा होगी वहां पर फील्ड क्या हो जाएगा, कम। तो यहां से इसकी दूरी कम है और इसकी दूरी ये ज्यादा है, इसलिए इसके वैल्यू जो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू ए वह कम होगा किसके कारण। और इसी कारण ऐसा है कि हमने क्या किया, इसको एक छोटे एरो से भी दिखाया है, क्योंकि आप फैक्टर में जानते हैं कि लेंथ ऑफ द एरो, जैसे इसका लेंथ ये बड़ा है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे हम लोग फैक्टर का एरो ड्रॉ किए। तो बड़ा कौन सा है, E एट बी ड्यू टू बी। इसलिए नेट फील्ड अब किधर हो जाएगा, अगर दो फोर्स या अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हैं, जैसे इधर है 10 न्यूटन और इधर है 2 न्यूटन, तो इनका रिजल्ट कैसे निकालते हैं, बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। यहां भी नेट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। और नेट होगा किधर, उस डायरेक्शन को दिखा दिया जाए कि यह क्या है, E नेट है। ये किसका डायरेक्शन दिखाया हम, और ये कंफ्यूजन ना करे आपको, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। अब दिमाग में आपको रखना होगा कि जहां हमें इंटेंसिटी निकाली है वहां हम क्या लेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो अब आप ये भी जानते हैं कि हम नेट कैसे निकालने जा रहे हैं, क्लियर है। क्योंकि यहां पर जो है हमने क्या देखा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में, इसलिए नेट कैसे निकाले, से बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर फिर ये निकालने के लिए भी हमें यहां से डिस्टेंस चाहिए। यहां डिस्टेंस कितना है, r माइनस है, और यहां से भी आपको डिस्टेंस लेना होगा। ये डिस्टेंस ले लीजिए आप, कितना है, तो सेंटर से तो ये डिस्टेंस r है, और ये हाफ लेंथ ऑफ द डायपोल कितना है, a। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस a। अब आपने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है, इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम लिखते हैं किसके कारण, फिर हम निकालते हैं कि E एट P ड्यू टू B कितना है, यानी ये वैल्यू निकाला है। इससे तो ये डिस्टेंस है और चार्ज का वैल्यू Q है, तो इस फॉर्मूले के अनुसार कितना होगा, 1/4πε0। चार्ज का वैल्यू लिखिए, यहाँ तो Q है, और डिस्टेंस कितनी है, r माइनस a d होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, हाँ। और किसके कारण निकाला जाए, अब आप निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट P किसके कारण, चार्ज जो A पर स्थित है। और यहां भी आप क्या लीजिएगा, 1/4πε0, और चार्ज का वैल्यू कितना है, यहाँ चार्ज चाहिए तो यहाँ चार्ज का वैल्यू यहाँ भी है, और साइन आप नहीं लेंगे क्योंकि साइन के अकॉर्डिंगली आपने डायरेक्शन दे दिया है, और हमें साइन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये क्लियर है। तो हमने क्यों लिखा, और क्या लिखे हम, बाई r स्क्वायर। r यहाँ कितना है, ये डिस्टेंस है r प्लस a d होल स्क्वायर। अब फ्रॉम द डायग्राम ये क्लियर है आपको, हियर क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि E नेट कितना है, E नेट जो है एक्सियल पोजीशन पर कितना है, तो E एट क्या लिखिएगा, E एट P ड्यू टू B माइनस कर लीजिए E एट P ड्यू टू A। अब आप जो है इसको वैल्यू लगा करके अब सिंप्लीफाई करें, तो E हम कितना लिखेंगे, E नेट ये हो गया 1/4πε0, और Q को, हाँ, और इसका वैल्यू कितना है, Q डिवाइडेड बाई r माइनस a दी होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई r प्लस a दी होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q, और आप 1/r माइनस a दी होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a दी होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो बच्चों, ये आपका एलसीएम कितना होगा, यदि आप इसको, ये स्क्वायर नहीं होता
तो आप क्या लेते हैं r माइनस ए और r प्लस ए का है a माइनस बी और a प्लस बी के हिसाब से आप क्या लेते हैं एलसीएम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम भी लिख देते हैं यहाँ पर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, लेकिन क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा, तो ये क्लियर है कि इनका एलसीएम कितना हो गया। अब ये से डिवाइड करो इसमें कितनी टाइम्स जाएगा और सिंप्लीफाई करके लिखते भी रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra। ओके, और देखो ये कितनी टाइम्स जाएगा, इतनी बार जाएगा, तो इसको भी लिखा जाए। तो ये क्योंकि माइनस है तो ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस हो गया माइनस ए स्क्वायर। ओके, और फिर यहाँ पर क्या होगा आर माइनस ए होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r। लेकिन इस माइनस साइन की वजह से ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2r। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्यू और ये आर स्क्वायर इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ और क्या बच गया यहाँ क्यू इंटू 4ra और नीचे क्या लिखिएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी होल स्क्वायर। तो आप ई हम यहाँ पर ई नेट लिखें और ई नेट का एक्सियल लिखें, तो ये ई नेट कितना हुआ आप यहाँ तक पहुंचे। अब इसको देखें कैसे लिखा जाता है। तो देखिए आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू 2a और 2r को ऐसे अलग लिखिए r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दी होल स्क्वायर। अब ये देख जैसा कि आप जानते हैं कि Q इंटू 2a को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आप रिकॉल कीजिए कल पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से सिंबलाइज करते हैं और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता कितना है, तो वन ऑफ द चार्ज ऑफ द डाइपोल Q और लेंथ ऑफ द डाइपोल, यहाँ लेंथ ऑफ द डाइपोल कितना लेते हैं हम 2a, तो K इंटू 2a को क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इस तरह से हम यहाँ पर K इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r3 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दी होल स्क्वायर। तो ये नेट कहां निकालेंगे आप एक्सियल पोजीशन पर। अब है ये आपका रिजल्ट है लेकिन एक स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है। यदि आप इसको फैक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा e कहां अगर हम लिखें और नेट के जगह हम ऐसा भी लिखते हैं कि e एक्सियल या e नेट ही लिखें, कंफ्यूजन नहीं हो। और इसको वेक्टर का साइन अगर देंगे आप तो यहां पर किसको वेक्टर का साइन दिया जाना चाहिए 2r_p। आप देख ले क्यों दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि E का वही डायरेक्शन है जो P का है, यानी एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो along the directions of dipole moment। ओके, ये डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फिर से आप अपने डायग्राम को रिकॉल कीजिए। आपने क्या देखा था कि ये आपका जो है डाइपोल था और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बताई थी इस पॉइंट पर। तो अभी आप देख रहे हैं कि माइनस यहाँ है प्लस इधर है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है P इधर। और यहाँ भी आपने देखा था कि नेट नेट किधर था, इधर ही डायरेक्टेड था। तो E जो नेट का डायरेक्शन है वही किसका डायरेक्शन है, P का है। क्लियर है। तो इसके फैक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से रिजल्ट आप लिख सकते हैं। और इसको आप देख रहे हैं कि ये आपका क्या एप्सिलॉन नॉट हम लिखें। ओके, अब जो एक स्पेशल केस देखा जाए। ऐसे तो हम जानते हैं कि डाइपोल का लेंथ बहुत कम होता है, लेकिन फिर अगर हम ऐसा लें काफी शॉर्ट डाइपोल लें, या यूं कहें कि हम एक्सिस पर जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है और ये लेंथ ऑफ द डाइपोल क्या हो कम, इट मींस a का वैल्यू क्या है r के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो फॉर शॉर्ट डाइपोल
क्या ये आपका A विल बी वेरी लेस देन R। सब ये रिजल्ट यहां से क्या बन जाएगा, E नेट क्या लिखेंगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, टू RP। और नीचे में देखिए आप A बहुत छोटा है R के तुलना में, तो हम क्या कर सकते हैं, A को नेगलेक्ट कर सकते हैं R के कंक्लूजन में, A स्क्वायर को कर सकते हैं R स्क्वायर के कंक्लूजन में। इज इट क्लियर? तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, A को नेगलेक्ट कीजिएगा, तो ये R का पावर क्या हो जाएगा 4, लेकिन अब तो यहाँ से ये कैंसिल होगा और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, 2P बाई R के पावर। तो इस तरह से E नेट आपने देखा कि एक्सियल पोजीशन पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो पहला केस में हम क्या बताए थे, मिड पॉइंट पर कैसे निकालिएगा। सेकंड केस में आपने क्या देखा कि हम एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, और ये भी देख लिया कि फॉर शॉर्ट डाइपोल एक्सियल पोजीशन पर जो है ही वो R के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्शन के दिशा में क्या देख लिया कि जो डायरेक्शन इंटेंसिटी का वही डायरेक्शन है जो P का है। अब इसका एक केस बचा हुआ है और वो कौन सा केस है, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अब केस थर्ड में देखा जाए, अब आप निकाले कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सभी बच्चों को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये आपका मेन कंटेंट है इस टॉपिक का, तो आप इसको खूब अच्छे से देख लीजिएगा, ओके। तो अब कौन सा केस लेने जा रहे हैं, केस फर्स्ट क्या था आपका, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। देयर आफ्टर आप क्या किए, एट मिड पॉइंट। तो केस फर्स्ट क्या हो गया, मिड पॉइंट। केस सेकंड क्या देख गया, एट एक्सियल पोजीशन। और एक्सियल पोजीशन को समझ भी गए कि दोनों के चार्ज को मिलाने वाले लाइन के एलॉन्ग। और थर्ड केस हो रहा है हम लोग कौन सा, अब हम लोग कह रहे हैं केस थर्ड, कहां पे इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं, यानी एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। यानी आप इंटेंसिटी अब देख लें कि इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं किसको, तो ले लो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। वो है इसका मिड पॉइंट, इसका माइनस क्यू चार्ज यहाँ है और प्लस क्यू चार्ज ये है। इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं B, और ये हम ले लिए A। जैसा कि आप जान रहे हैं, देखे हैं भी ये कई बार कि लेंथ ऑफ द डाइपोल को हम लोग कैसे से सिम्बलाइज करते हैं, 2a से। तो हाफ लेंथ कितना हो जाएगा A, और ये भी कितना हो जाएगा A। अब देखिए कि इक्वेटोरियल पोजीशन किसको कहते हैं, मिड पॉइंट तो ये था जो फर्स्ट केस था कि ये एक्सियल क्या हुआ, इन दोनों को मिलाने वाले लाइन पर, वो यहाँ भी है वो यहाँ भी हो सकता है। अब हम कौन सा केस ले रहे हैं, इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल इसको किसको कहते हैं, देखिए आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, सेंटर से भी होके जा रहा है। और ये पॉइंट जो है, इस पर कहीं भी कोई पॉइंट है तो वो किस पॉइंट में कहलाएगा, किस पोजीशन पर कहलाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये पॉइंट है यहाँ पर P, और ये कहाँ है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल, और इसी पर यही हमें फील्ड निकालना है, ओके। अब आप देख लें इस पॉइंट को आप ये डिस्टेंस कितना ले लेते हैं R। तो यहां हमें इंटेंसिटी निकालने के लिए किसके कारण इंटेंसिटी निकालनी है, पॉजिटिव चार्ज के कारण दिया, तो हमें इससे भी डिस्टेंस जानना होगा, हमें ये भी डिस्टेंस जानना होगा। देखिए ये डिस्टेंस हमें जानकारी करनी होगी। और फिर इस पोजीशन, इससे जानने के लिए आपको ये भी पोजीशन जानने की जरूरत होगी।
हमें ये भी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आप आसानी से जान सकते हैं। ये गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है, ये r है और ये a है। तो आप ही बताएं कि राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये, और राइट एंगल के लिए ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे आप? सर्टेनली आप निकालेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस यहाँ से यहाँ तक क्या है, बेस का स्क्वायर। इस तरह से आप ये डिस्टेंस जानते हैं और इतना ही डिस्टेंस यह भी होगा। तो पहला काम तो ये कर लिया कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अंडर कंसीडरेशन फ्रॉम द सोर्स चार्ज हैज बीन इवैल्यूएटेड। अब क्या करना है हमें? सेकंड काम क्या करना होगा, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमें डायरेक्शन देखना होगा। तो यहाँ पर हम किसके कारण देखें, इसके कारण भी और इसके कारण भी। ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो जब ये देखिए नेगेटिव के कारण इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ अगर +1 चार्ज लीजिएगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इधर तो हटाएगा नहीं, तो रिपेल हुआ, इधर खींचेगा अपनी ओर। तो अपनी ओर दिखाने के लिए वेक्टर का पूंछ कहाँ रखना होगा, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपको निकालना है वही है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही वेक्टर का टेल रखना होगा। और इसका नाम क्या दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। और किसके कारण, ड्यू टू ए। आप इसको पढ़ना सीख लीजिए। इसको कैसे पढ़ेंगे आप, ये आप जो इसको E एट PA, इसको कैसे पढ़ेंगे, रीड एज, ऐसे पढ़ेंगे, रीड एज इलेक्ट्रिक फील्ड मींस क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बोलचाल में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। आप कंफ्यूजन में मत रहे, किसी पॉइंट पर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें। तो EPA को क्या पढ़ेंगे आप, रीड एज, कैसे पढ़ेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A। क्लियर है? तो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, P पर है, A के कारण। और ये डायरेक्शन भी क्लियर हो गया। अब इसके कारण यहां देखें, क्योंकि सर ये तो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि ये रिपेल करेगा, किसको रिपेल करेगा, +1। अगर यहाँ पर +1 चार्ज रखा जाए तो क्या करेगा, ये अपने से दूर हटाएगा। और ये एरो खींचने में एक चीज ध्यान भी दिए हैं, क्या ध्यान दिया गया है कि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ड्रॉ किया जाए। क्यों, चार्ज भी सेम है और इनके डिस्टेंस भी सेम है, तो ये वैल्यू में दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वैल्यू में भी सेम होगा। तो अगर इक्वल फैक्टर है तो इक्वल फैक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरो भी इक्वल इस्तेमाल करेंगे। तो इसका नाम भी दे दिया, तो कहेंगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किस पॉइंट पर, P पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां पर, P पर, और किसके कारण है, B के कारण। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है P हो गया ड्यू टू द चार्ज एट B। अब आप क्या कीजिए, अब इसका रिजल्टेंट निकालना है। ओके, तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, कई तरीके हैं, एक ये भी है और ये मुझे लगता है कि ज्यादा इजी है, आप इसको फॉलो करें। अच्छा, ये मान लें कि ये एंगल अगर थीटा है तो यह भी एंगल थीटा होगा, क्यों, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है। ओके, ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये कितना हो जाएगा, कंप्लीट तो हो जाएगा 2 थीटा। यदि ये दोनों इक्वल वेक्टर है तो दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट याद किधर होता है, उनके बाइसेक्टर के लॉ। इट मींस ये किधर हो जाएगा, ये 2 थीटा थीटा है ना, तो ये आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अच्छा, अब कहेंगे सर ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर के एडिशन से भी समझ लीजिए आप। अगर हम कह रहे हैं कि वेक्टर को एड कैसे करते हैं, यदि आपको ये वेक्टर A और ये वेक्टर अगर B है तो बच्चों वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं आप, वेक्टर A का हेड ली और हेड में इसका टेल मिला दी, उसी डायरेक्शन पे उतना ही बढ़ा, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ये ट्रायंगल लॉ। और इसी को हम रिजल्टेंट R लिखते हैं या इसी को हम A + B ऐसे लिखते हैं। तो यहां पर भी कैसे हम किए हैं,
इसमें हम इसको ऐड किए, तो आप अगर ऐड कीजिएगा तो ऐसे ऐड करते हैं ना, तो ऐड करते आप तो ये आपका एडिशन का रिजल्ट क्या हो जाता है, पहला का पूछ टेल और दूसरे का हेड, दूसरा ये था, तो रिजल्टेंट तो ये होगा। तो आप ये जान गए कि रिजल्टेंट जो है कैसे हम लोगों ने ये समझा है कि रिजल्टेंट वेक्टर किधर है, तो इसके अब आप देख लिया ये एंगल तो थीटा है और हम क्या कर रहे हैं कि यह ई नेट है, ओके। और ये क्लियर हुआ नहीं कि ये एंगल थीटा क्यों होगा, क्योंकि ये कंप्लीट टू थीटा है, ये दोनों इक्वल है। जैसा कि आप हमेशा देखते हैं कि एक फ्रेंड्स या एक फोर्स अगर इधर लगा और इतना ही फोर्स कोई इधर लगा, तो ये इधर मूव करेगा, ये ऑब्जेक्ट निश्चित है कि नहीं इधर जाएगा, नहीं इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, तो भाई ये दोनों का जो बाइसेक्टर है इसके बीच में। अब लेकिन ये ट्रायंगल से कैसे होगा ऐसा देख लिया, अगर इसमें इसको हम ऐड करते हैं, ये ऐड करते हैं, तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, यही आएगा। तो ऐसा तो आप कॉमन एक्सपीरियंस से भी जानते हैं कि टू इक्वल का रिजल्टेंट बाइसेक्टर के लॉन्ग हो। अब यहां देख लीजिए हम लोग, आइदर आप ट्रायंगल लॉ से भी निकाल सकते हैं या कंपोनेंट की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि कंपोनेंट के फॉर्म में निकालने में बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट में हो जाता है और उनको इजी लगता है। तो अब आप देख लें, मैं E at P due to A का कंपोनेंट निकाल रहा हूं। तो बोलिए सर ये तो ठीक है कि आपने E नेट बताया है, लेकिन E नेट आया यहाँ कैसे है, पहले हम कंपोनेंट को लिखें। देखिए आप, तो E at P due to A ये एंगल थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर लीजिएगा, तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, E at P due to A, और जिधर एंगल होता है उधर क्या लेते हैं, cos, ओके। और ये देख लिया, इसी का हम ये कंपोनेंट अगर लेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे हैं तो ये कितना होगा, E at P due to A, और इसके परपेंडिकुलर के लॉन्ग है, तो ये कितना हो जाएगा, sin थीटा। हम किसका कंपोनेंट निकालेंगे, E का। तो कहेंगे सर आप तो रिजल्टेंट के फॉर्मूले से नहीं, आप तो कंपोनेंट के हिसाब से कर रहे हैं, तो अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको शॉर्ट में हो जाए और इजियर भी है, और आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो आप जरा देखिए कि सब कंपोनेंट्स कैसे आ रही है, कंपोनेंट कहते हैं किसको है। तो देखो किसी फैक्टर का टूटा हुआ हिस्सा, किसी का कंपोनेंट, जैसे हम कहते हैं ना कि 10 को दो हिस्सा में तोड़ो, तो आप क्या कर सकते हैं, 6 + 2 हम कर सकते हैं कि इसके कंपोनेंट है। 6 और 4 क्या है, रिजॉल्व पार्ट है, टूटे हुए हिस्से। आप कई तरीके से कर सकते हैं। तो फैक्टर को भी, लेकिन कहा जाए कि इक्वल पार्ट में तोड़ो, तो क्या करोगे, 10 5 और 5 लिखोगे। तो फैक्टर को भी कहा जाता है कि 2 कंपोनेंट्स में तोड़े, लेकिन वो कैसे है कंपोनेंट, जो परस्पर परपेंडिकुलर हो। तो देखो बहुत ही आसान है, एक ये फैक्टर हो गया और दूसरा को हम यहां से दिखाएं या हम यहां से दिखाते हैं। तो अगर ये फैक्टर A है, तो ये कंपोनेंट को x कितना लिखते हैं आप, a cos थीटा, और जो इसके परपेंडिकुलर है, जिसको आप यहां से भी इसी के इक्वल ये भी है, ये दोनों इक्वल वेक्टर है, सेम है, हम एक्सिस की वजह से हम ऐसा लिए हुए। तो आप ay यहां लेंगे या यहां से लेकर लिखते हैं, तो ay कितना होगा, a sin थीटा, यानी जिधर एंगल है उधर क्या लेते हैं, cos, ओके। तो कंपोनेंट एक ऐसे कंपोनेंट्स है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है, ओके। हमने यहां क्या लेके आए कि जिधर एंगल है उधर क्या लिए, cos, और उसके परपेंडिकुलर में क्या लिए, sin। अगर इसको भी भूल रहे हैं तो थोड़ा इसको भी देख लिया। अगर मैं इस एंगल पे cos थीटा लूं, तो कहेंगे सर ये तो बेस है, अब भाई सर ये हाइपोटेन्यूस ले लिया, हम हाइपोटेन्यूस लिए, तो कहेंगे सर ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस को तो लोग यूं भी लिखता है, ax/a भी लिखते हैं मॉडुलस को। इस तरह से हमारे पास ax कितना हो जाएगा, a cos थीटा। तो इस तरह से हम क्या किए, कंपोनेंट भी आपको रिकॉल कराया, ओके। तो आपने देख लिया कि ये कंपोनेंट, इसके दोनों कंपोनेंट लेंगे, अब इसके भी दोनों कंपोनेंट लो। तो बोलिए सर अगर ये E at P due to B है, तो एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा E at P B, और जरा ये भी देखें आप,
कि ये एंगल फिर कितना है, ये अभी तो थीटा है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा इधर, देखिए जी ये भी थीटा है और मैं इसको हटा दिया और ये इसकी जगह क्या लिख रहा हूं, E at PB, इसका कंपोनेंट लेना है और इधर क्या है, एंगल है, इधर क्या लेते हैं, cos थीटा। और फिर इसका एक कंपोनेंट तो आप लिखे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखिए और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आप विचार कीजिए, देखिए तो ये आपका हो जाएगा E at P ड्यू टू B, यानी E P B, यानी ये वेक्टर। आज इधर एंगल और उधर cos लिए हैं, इसके परपेंडिकुलर क्या लेते हैं, sin। तो इस तरह से आपने जो है कंपोनेंट में इसका भी और इसको भी एक्सप्रेस किया। अब आप देखिए जैसा कि डायग्राम से आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये और ये इक्वल भी है और क्या है, अपोजिट भी है, इसलिए ये क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ओके, अब बस कितना जाएगा, ये दोनों बचे रह जाएंगे और यही दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। हम लोग ट्रायंगल के बजाय ये कंपोनेंट्स के टर्म्स में निकाल, तो फॉर्म दी डायग्राम, तो सर ये कैंसिल कैसे होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। तो अब ये कैसे सेम है, चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो पहले तो कुछ भी लिखने के पहले मैं क्या करता हूँ, तो पहले डायग्राम को खूब प्रॉपरली लेबल करना चाहिए और डायग्राम कैसे ड्रॉ करना चाहिए, वो आप अंडरस्टैंडिंग के साथ साइंटिफिक करना चाहिए। अगर आप डायग्राम को ठीक से ड्रॉ कर रहे हैं तो समझिए कि आपके 50% काम आपका हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, देखो जी सबसे पहले हम फार्मूला लिख देते हैं कि इंटेंसिटी निकालने का कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तो ये फार्मूला आप लिखिएगा। देयर आफ्टर हम वैल्यू निकालते हैं किसका, E at P ड्यू टू A, और देख लीजिए ये वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन है अलग, इसका अलग है इसका अलग है, लेकिन वैल्यू तो दोनों का सेम है, इसलिए मैं एक ही बार ऐसे लिख लेता हूं, ये इक्वल है E at P ड्यू टू B। और मैं ऐसे नहीं इक्वल दे रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड में इक्वल कर रहा हूं और वो है कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, चार्ज कितना है Q और डिस्टेंस कितना है, तो सर R स्क्वायर, जो किसके इक्वल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो कौन सा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो आप देख लें फॉर्म डायग्राम, फॉर्म डायग्राम इट इज सीन, क्या देख रहे हैं, सीन दैट E at P ड्यू टू B sin थीटा है ना इज इक्वल टू E at P ड्यू टू B, एंड ये EPD ये आपका इक्वल है किसके, sin थीटा है ना। So they cancel each other. To form the diagram, it is seen that क्या, but ये तो कैंसिल हो गया, but E net किसके इक्वल हो जाएगा, रिजल्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, तो इन दोनों के सम के, एंड E at P B cos थीटा प्लस E at P ड्यू टू A, ये जो आपका है ये cos थीटा। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए आप, कितना होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये बोथ आर इक्वल
है ना, सिंस बोथ आर इक्वल, सो ई नेट आपका क्या हो जाएगा 2EPP cos थीटा। क्यों? सिंस EPP इक्वल है EP, इसलिए हम ऐसा लिखे। अब इसका वैल्यू लिखो आप, तो 2, ओके, और ये आपका जो है यहाँ पर इनका वैल्यू लिखता हूं, तो E एट P ड्यू टू B है, ये किसकी इक्वल है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और क्या है R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और क्या छूट रहा है, और बच गया है ये cos थीटा। तो cos थीटा का भी वैल्यू लिखिए आप, देखिए ट्रायंगल से कि cos थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो cos थीटा जो है, अगर यहां से cos थीटा लिया जाए तो ये बेस होगा, cos थीटा का बेस, अब y क्या लेते हैं हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज है। तो cos थीटा का वैल्यू यहां से कितना लिखिएगा, cos थीटा यहां से, तो बेस की जगह a, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ये कितना है r स्क्वायर प्लस a। सो ई नेट कितना हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q into 2a, तो क्या लिखोगे P, सिंस Q into 2a किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, और नीचे में क्या बच गया r स्क्वायर a स्क्वायर पावर 3/2। तो इस तरह से इक्वेटोरियल पोजीशन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला, E नेट आपका ये निकला, इज नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई। अब यदि फैक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो P का डायरेक्शन क्या लेंगे आप, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन है P का, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, E नेट तो इधर है। तो ये E जो दोनों का एडिशन है E नेट, तो E नेट जो इधर है उसका डायरेक्शन आप क्या देख रहे हैं, ये, और डाइपोल मोमेंट का किधर देख रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसमें क्या है, दोनों में 180 डिग्री का अंतर है, ये दोनों अपोजिट है। इसलिए अगर हम E नेट का यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमें क्या लिखना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर P पर मत लिख, ऐसे मत लिखिए आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा माइनस साइन, क्योंकि क्या है जी P का डायरेक्शन P के ऑपोजिट। ये क्या समझा रहा है नेगेटिव साइन, कि डायरेक्शन ऑफ P जो है P के क्या है ऑपोजिट है। तो आपने रिजल्ट को वेक्टर फॉर्म में भी लिखा। और फॉर शॉर्ट डाइपोल एक बार ये भी देख लें, ये अगर डाइपोल बहुत ही छोटा हो एंड A बहुत ही कम हो R के कंपैरिजन में, तब अब स्पेशल केस देखिए आप, मैं इसको रद्द करता हूं, अब देख रहे हैं स्पेशल केसेस का, कि फॉर वेरी शॉर्ट डाइपोल, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल R क्या है, A जो है वेरी लेस करना, तब ये रिजल्ट कितना हो जाएगा E नेट। तो ये सर ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P लिखोगे, और यहाँ पर क्या लिखोगे, A को तो R के कंपैरिजन में छोड़ दीजिएगा, तो फिर क्या बच जाएगा, देखिए आप यहाँ पर A को नेगलेक्ट कर दिया, बच जाएगा R स्क्वायर, और R स्क्वायर का पावर 3/2 है, तो स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, और बच क्या गया R क्यूब। तो एक चीज और भी नोट करिए, अगर हम इसको E नेट ये कहां है, कब के स्थिति में है, इक्वेटोरियल की स्थिति में, और एक्सियल में क्या देखे थे कि नेट फील्ड कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मार 2p था, और यहाँ पर क्या है P है। तो नोट करना चाहिए आपको कि अगर हम शॉर्ट डाइपोल का केस लें और E एक्सियल लें, ओके, तो यहाँ का रिजल्ट हमारा कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब, और हम E इक्वेटोरियल लें, E कहां पर ले रहे हैं इक्वेटोरियल, तब रिजल्ट कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बाई R, P बाई R। तो क्या देख रहे हैं आप,
उसको काटा जाए तो क्या रिजल्ट सामने आया कि ई एक्सियल जो है या बाई ई इक्वेटोरियल का जो रेशियो है वो कितना है, 2। एंड सेम डिस्कस कर, अगर डायपोल से, अगर ये डायपोल है, अगर इधर आर डिस्टेंस पर ले हम और उतनी ही दूरी इधर ले हम तो फील्ड कहां पर स्ट्रॉन्गर होगा, तो एक्सियल पर यहां, इसके तुलना में कितना होगा, 2 टाइम्स होगा। और क्या चीज देखे आप कि यहां पर जो फील्ड है वो किधर है, डायपोल मोमेंट की तरफ, और जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर फील्ड है वो किधर है, अपोजिट है। तो यहां पर जो फील्ड है और यहां पर फील्ड है के बीच का एंगल देखा जाए तो कितना है, 180 डिग्री है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको खूब अच्छे से करोगे। कभी कभी केवल एक्सियल तो पूछा जाता है, कभी एक्सियल इक्वेटोरियल तो पूछा जाता है, और कई बार तो ये भी क्वेश्चन आया है कि प्रूव करें कि ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल का रेशियो फॉर शॉर्ट डायपोल 2 होगा। और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आके आए हैं, क्लियर है। तो हम समझते हैं कि ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। और फिर इस चैप्टर का एक टॉपिक बचा है, आप सिलेबस से भी गुजरिएगा और एक्सरसाइज भी इस पर कीजिए। किसी तरह की दिक्कत हो तो फिर आप जो है इसको संबंधित जो आपके, यदि अब ये अगला टॉपिक है हम लोग का, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए कैसे ये निकाला जाए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर, ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये ड्रॉ की, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, यूनिफॉर्म एक समान फील्ड। और देखिए इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, ये इक्वल स्पेसिंग पर ड्रॉ की है, और फील्ड का डायरेक्शन किधर है, एरो पे। हमने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, ई है, ओके। और इसी फील्ड में क्या रखा हुआ है आपका, डायपोल, ये है डायपोल, जिसका नेगेटिव चार्ज है यहां पर -q, ओके। ये नेगेटिव चार्ज हो गया -q, और पॉजिटिव चार्ज q है ये। इसका नाम क्या दे दे रहे हम डायपोल का, AB। अब ये चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज, ये फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और किस दिशा में करेगा। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डिफिनेशंस को रिकॉल कीजिए। क्या है डिफिनेशंस, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर क्या है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स काम करता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन दिखाया गया है, इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लग रहा है, along the electric field, ओके। और नेगेटिव पर किधर रहेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ऐसे भी देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या डिफिनेशन है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम Q नॉट पर फोर्स को F लिए हैं, तो 1 पे कितना हो जाएगा, F by Q नॉट। सिंस Q नॉट एक टेस्ट चार्ज है, वैनिशिंगली स्मॉल अमाउंट का है, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, F, तो 1 पर कितना लगेगा। तो इंटेंसिटी का क्या डेफिनेशन है, फोर्स बाय Q। इसलिए फोर्स कैसे निकालते हैं, Q नॉट इनटू E। और हमेशा ये भी जरूरी कि हम Q नॉट पर इतना है तो किसी पर चार्ज पर भी फोर्स हम ऐसे ही निकालेंगे, x y z जो भी चार्ज है, फोर्स चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, along the direction of electric field, जैसा कि डिफिनेशन है। तो ये आप कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लग गया Q into E, इस डायरेक्शन में लगा। नेगेटिव पर फोर्स कितना लगेगा, ये नेगेटिव पर फोर्स लग गया -Q into E, और डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कहीं से कंफ्यूज मत करें। आप अगर ऐसा भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जैसे हम अगर लेते हैं ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की हो, ऐसा लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और यदि आपको पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो किधर भागेगा,
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही तो फोर्स का डायरेक्शन है, और नेगेटिव पर किधर जाएगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, along the directions of electric field, और नेगेटिव पर किधर लगेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए यहां पर किधर लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा। अच्छा, लेंथ ऑफ डायपोल को आप कैसे सिंबलाइज करते हैं, 2a से। ओके, अब जरा देखा जाए कि ये आपका लेंथ ऑफ डायपोल हो गया, और अब आप ये देखें यहां पर कि फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज ऑफ डायपोल कितना हो गया, फोर्स Q into E। ओके, अब लेकिन कैसे निकाले आप, तो आपने देख चुका है यहाँ पर कि सिंस E इज फोर्स बाय चार्ज, इसलिए फोर्स कैसे निकाले हैं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एंड फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, force on negative charge of dipole, force on negative charge of dipole कितना है, -3। therefore net force on dipole कितना हो जाएगा आपका, तो Q into E प्लस माइनस Q, जो क्या हो गया आपका, 0। क्लियर है, क्योंकि बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, सो नेट फोर्स इज 0। तो आपने देख लिया कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर नेट फोर्स नहीं रहता है, तो नेट फोर्स अगर नहीं होगा तो क्या होगा, नो एक्सेलरेशन, नो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। इट मींस कि किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं होगा, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कैसा मोशन नहीं कर सकता है, ऐसा ट्रांसलेशनल मोशन या इस तरह का मोशन, या किसी भी एक डायरेक्शन में यह मोशन नहीं कर सकता है। लेकिन आप है कि मोशन तो नहीं किया क्योंकि नेट फोर्स 0। लेकिन एक चीज और देखें, ये दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, यह इस लाइन पर काम कर रहा है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये दोनों इक्वल हैं लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। जैसे आप देख लें, ये अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स यहां लग रहा है, सपोज करो कि एक फोर्स यहां लग रहा है और ऐसा ही फोर्स एक यहां लग रहा है, ये F1 है और ये भी आपका F1 है या F2 लेते हैं, दोनों इक्वल है, क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन इसी को आप यहां से क्या कीजिए, आप यहां से हटाइए और अगर यहां लीजिए तो अब क्या होगा, ये अगर फ्री हो रोटेट करने के लिए तो ये इसको ऐसे घुमाएगा और ये ऐसे घुमाने लगेगा, यानी किस तरह का मोशन प्रोड्यूस कर देगा, इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट ऐसे घूमता है किसी एक्सिस के अबाउट, तो ये रोटेट करने लगेगा, यानी ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने लगेगा। सारी बात समझ में? तो हम क्या देखें यहाँ पर कि नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन आपने ये भी देखा कि these forces are equal and opposite, but have different lines of action। ये फोर्स क्या है, इक्वल है, अपोजिट है, इसलिए तो कैंसिल हो गए, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक इस पर काम कर रहा है, इस पर काम कर रहा है। जैसे आप इसी डस्टर को देखें, एक फोर्स किधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक इधर लगाया जाए तो क्या कर रहे हैं, ऐसे घूमेंगे। लेकिन अगर यही दोनों हम अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लगाएं तो क्या होगा, तब ये इस केस में क्या होगा, आज ये जो है आपका स्थिर है, कोई मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो आपने देखा कि ये फोर्स कैसे हैं, इक्वल अपोजिट है, बट हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, सो दे constitute a
वो क्या बनाएंगे, टॉर्क। और टॉर्क किसको कहते हैं, एंड टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, ओके, इज नोन एज टॉर्क। तो फोर्स का वो इफेक्ट जो किसी ऑब्जेक्ट को एक्सिस के बाद रोटेट करता है वो क्या कहलाता है, टॉर्क। और ये अब हमको टॉर्क निकालना है, ये टॉर्क होगा कितना, तो देखिए, तो अब हम लोग जो है टॉर्क को कैलकुलेट करें। सिंस टॉर्क is equal to one of the force, torque is equal to one of the force of dipole, one of the force of dipole into perpendicular distance between them। हम सोचते हैं कि एक कंफ्यूजन में मत आए इसलिए हम इसको अलग लिखते हैं, ओके। और ये लाइन भी स्ट्रेट होनी चाहिए क्योंकि आपने यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट किया है। तो टॉर्क के लिए कैसे निकाल रहे हैं हम लोग टॉर्क, तो सेम टॉर्क इज वन ऑफ द फोर्स ऑफ डाइपोल। तो फोर्स इज टॉर्क इज वन ऑफ द फोर्स ऑन द डाइपोल into perpendicular distance into perpendicular distance between their lines of action, ओके। तो क्या है ये आपका, ये हो गया टॉर्क। हम कैसे निकालने जा रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, वन ऑफ द फोर्स, जो दो फोर्स लग रहे हैं उनमें से किसी एक का वैल्यू हम लेंगे क्योंकि बोथ आर इक्वल। तो वन ऑफ द फोर्स ऑन द डाइपोल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन इस डॉटेड के लॉन्ग में काम कर रहा है, इस लाइन पर काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, और ये कैसे लगा इधर। तो इनके बीच का कहीं से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देते हैं, आप सुविधा के लिए इसको देते हैं, ओके। ये प्लस क्यू चार्ज को दिखाया दिया जाए प्लस, ये नाम हम क्या ले लिए, और सपोज दिस एंगल बी थीटा, ये कौन सा एंगल है, जो डाइपोल का एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनाया है। तो ये एंगल को हम कितना ले लिए, थीटा लिए, ओके। तो आप ये बताएं कि वन ऑफ द फोर्स कितना है, तो K into E, एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, B into A। और टॉर्क को हम ऐसे सिंबलाइज करते हैं, क्या पढ़ते हैं, टाउ। तो अब जरा देखें, सिंस sin थीटा इज परपेंडिकुलर BN by hypotenuse AB and BN is equal to okay, BN को हमें निकालना है, तो therefore sin theta is equal to BN और AB is given as length of the dipole 2A, therefore BN is equal to 2A sin theta। अब ये वैल्यू को यहाँ रखा जाए, therefore tau becomes कितना लिखोगे, K into E and परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 2A sin थीटा। और आप तो पढ़े हैं कि K into 2A को क्या कहते हैं, P से सिंबलाइज करते हैं और कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसलिए टॉर्क का एक्सप्रेशन कितना हुआ, P sin थीटा। अब जरा देखें आप, P sin थीटा, और ऐसा किस लिए लिखते हैं, क्योंकि आपका P किसके इक्वल है, K into 2A, इसलिए K into 2A हो गया P I sin थीटा। इस रिजल्ट को हम लोग ऐसे समझें, ये आपका जो रिजल्ट है टाउ वो है P sin थीटा। इन वेक्टर फॉर्म आप कैसे लिखिएगा, इन वेक्टर फॉर्म टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे।
तो P तो वेक्टर है, आप जानते हैं कि इसका डायरेक्शन किधर लेते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड P का डायरेक्शन इधर किधर है, ऐसा है ना डायरेक्शन। आप देख ले यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव है, तो P का ये डायरेक्शन है। और E का डायरेक्शन किधर है, ये। इन दोनों के बीच का एंगल किधर है, ठीक है। तो P क्रॉस E का डायरेक्शन किधर लेंगे आप, P क्रॉस E का। ये इसको कैसे घुमाएगा, जो टॉर्क लगा वो ये डायपोल को कैसे रोटेट करेगा, ये इसको ऐसे घुमाएगा, यानी कैसा रोटेशन होगा है, आप देख ले। तो P क्रॉस E ये आपका ये डायरेक्शन हो जाएगा। देखिए राइट हैंड है, राइट हैंड थंब रूल से अगर हम P इधर ले रहे हैं और P से किधर रोटेट करते हैं, E की ओर, तो ये थंब किधर इंडिकेट कर रहा है, इनवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ओके, तो यदि रोटेशन क्लॉकवाइज हो, घड़ी की दिशा में हो, ऐसा रोटेशन हो रहा हो, तो आपका टॉर्क का डायरेक्शन क्या लिया जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। तो ये किसका डायरेक्शन निकला, वेक्टर टॉर्क का। तो आपने ये देखा कि नेट फोर्स क्या है, जब यूनिफॉर्म फील्ड है तो नेट फोर्स क्या है, 0, लेकिन टॉर्क तो है। और टॉर्क का एक्सप्रेशन कितना है, P sin थीटा। और साथ साथ आपने वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा, P क्रॉस E। इसको आप कभी भी E क्रॉस P मत लिखिए, क्योंकि अगर E क्रॉस P लिखिएगा तो ये स्थिति होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। इसलिए ये चीज को लिखने में बिल्कुल ध्यान दें कि आप P क्रॉस E ही लिखें, E क्रॉस P मत लिखें। और इसका एक स्पेशल केस देख लें आप, और स्पेशल केस जो है उसमें आप देख लीजिए कि इफ थीटा अगर 0 डिग्री लें और 180 डिग्री लें, ओके, तो इस केस में आपका टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क इक्वल टू sin P, लिखिएगा ना PE sin 0, तो P sin 0 is 0, so tau is equal to PE sin 0, which is equal to 0. And even when the angle is 180 degree, it is also again equal to P sin 180 degree, or it is also equal to 0. So if the dipole is kept in this way, like if the electric field is along this direction, और डायपोल को भी हम कैसे रखें, तो डायपोल में ऐसे रखे हैं, तो डायपोल मोमेंट का यानी P का डायरेक्शन किधर है, P के लॉन्ग, P का इधर है, तो इनके बीच का एंगल 0 है। तो इस केस में क्या लेके आप, टॉर्क 0 है। अगर इसका फोर्स तो आपका नेट फोर्स तो 0 होगा, और ये टॉर्क क्या है आपका मिनिमम है, फोर्स इज F net is also 0 and torque is 0. But if theta is 90 degree, tau is PE sin 90 degree, and it is equal to P. Since sin 90 is 1, it is equal to P. Okay. तो इस केस में ये टॉर्क का मिनिमम वैल्यू है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मिनिमम है, और ये टाउ P है, और ये क्या है आपका मैक्सिमम। तो और इस केस में भी आप देख लें, हियर ऑल्सो, हियर अगेन एफ नेट क्या है आपका 0 है। तो आपने देख लिया कि हर परिस्थिति में नेट फोर्स जो है, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स तो 0 ही है, लेकिन टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब है, जबकि एंगल 90 डिग्री है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, आप देख लें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड न्यू है और डायपोल को ऐसे रखा जाए, डायपोल को यदि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यदि डायपोल को आप ऐसे रखते हैं, तो इस केस में क्या है, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। आई है बात समझ में। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तब कितना हो जाएगा, तब क्या होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, हो सकता है कि फील्ड का वैल्यू यहाँ कम ज्यादा हो और यहाँ कम हो, तो ये फोर्स बड़ा होगा और ये फोर्स का वैल्यू इसके कंपैरिजन में कम हो, तब तो एक नेट फोर्स भी लगेगा और टॉर्क तो लगेगा। तो यदि फील्ड यूनिफॉर्म है तो क्या देखिए आप कि देयर इज ओनली ए टॉर्क एंड नेट फोर्स नहीं काम कर रहा है। बट इफ फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म,
then in case of a net force, okay, torque also acts, okay. So in case of non-uniform electric field, in addition to the torque, okay, some net force also acts, okay. Have a good day. आप अपना खूब रिविजन करें.